नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत खास अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। ये ज्यादातर चर्चा में नहीं रहता, पर राज्यों के काम करने के तरीके के लिए बहुत अहम है। अनुच्छेद 167। हाँ, बिल्कुल। ये वो नियम है जो बताता है कि मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, उनके बीच जानकारी मतलब सूचना कैसे चलेगी। और हमारे पास जो थोड़ी जानकारी है वो भी यही दिखाती है कि ये सिर्फ कोई रूल नहीं है। ये तो मतलब सरकार कैसे चलेगी, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और सब मिलकर जिम्मेदार कैसे होंगे, उस पूरी बुनियाद से जुड़ा है। सही कहा। और ये समझना भी दिलचस्प है कि भाई संविधान बनाने वालों ने इसे इतना ज़रूरी क्यों समझा होगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद मुख्यमंत्री को सरकार के कामकाज से कैसे अपडेटेड रखता है, और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है, उसे कैसे ताकत देता है। कभी सोचा है कि एक सीएम ये कैसे पक्का करते हैं कि कैबिनेट का हर बड़ा फैसला उनकी नज़र से गुजरे? हाँ, ये सवाल बढ़िया है। और इसका जो सिस्टम है, वो इसी आर्टिकल 167 में है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, कह सकते हैं कि ये अच्छे शासन की एक चाबी है। ये सीएम और मंत्रियों के बीच जानकारी के लेन देन का एक पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, जो किसी भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये अनुच्छेद 167 असल में कहता क्या है? मतलब इसमें मुख्यमंत्री को कौन सी खास शक्तियां या जिम्मेदारियां मिलती हैं? ऐसा क्या है इसमें? अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी जो बनावट है ना, वही इसकी इंपॉर्टेंस बताती है। अनुच्छेद 167 के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला, क्लॉज क। ये कहता है कि मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने सारे फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री को दें। सारे फैसले मतलब छोटे बड़े सब? हाँ, मतलब जो भी नीतिगत या प्रशासनिक निर्णय कैबिनेट लेती है, उसकी सूचना सीएम तक पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मंत्रालय या मंत्री अपने लेवल पर ही कुछ बड़ा तय कर ले और सीएम को पता ही ना चले। ये तो एक तरह से कंपल्सरी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा बिल्कुल है। सही। ये पारदर्शिता और कोऑर्डिनेशन की पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। फिर आता है दूसरा हिस्सा, क्लॉज खा। ये सीएम को पावर देता है। हम्म। पावर इस बात की कि वो राज्य के प्रशासन या किसी कानून बनाने के प्रस्ताव मतलब लेजिस्लेटिव प्रपोजल से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकें। ओह, तो मतलब अगर सीएम को लगे कि किसी मुद्दे पर और जानना है, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो संबंधित विभाग या मंत्री से वो जानकारी मांग सकते हैं। तो ये सीएम को एक तरह की प्रोएक्टिव भूमिका देता है, सिर्फ सूचना पाने की नहीं बल्कि मांगने की भी। बिल्कुल। किसी भी पॉलिसी, बिल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामले पर वो खुद पहल करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये उन्हें जानकारी के मामले में ड्राइविंग सीट पर रखता है। और तीसरा हिस्सा क्लॉज ग, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये मुख्यमंत्री को ये शक्ति देता है कि अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला कर लिया है, अकेले ही? हाँ, मतलब मान लीजिए मंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र में कोई निर्णय ले लिया लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट ने मिलकर विचार नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकते हैं विचार के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सीएम एक तरह से ये पक्का कर सकते हैं कि बड़े फैसले इंडिविजुअल न होकर कलेक्टिव हो। एग्जैक्टली। अगर उन्हें लगे कि किसी मंत्री का फैसला ऐसा है जिस पर सबकी राय जरूरी है, तो वो उसे कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा पर ला सकते हैं। ये तो एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल जैसा लग रहा है, या कहूं कि सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल। आपने सही शब्द पकड़ा, सामूहिक विवेक। ये उसी को मजबूत करता है। कुछ लोग समझाने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरह से मंत्रिपरिषद के सीईओ जैसे हैं, जहां सारी जरूरी जानकारी एक सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचती है ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सरकार एक दिशा में चले। शायद ये उपमा एकदम फिट ना हो, पर ये जो सूचना के केंद्र में होने वाली भूमिका है उसे अच्छे से बताती है। समझ रही हूँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस तरह के नियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? संविधान बनाते समय इसके पीछे क्या सोच थी? क्या उस वक्त कोई खास डर था या कोई जरूरत थी जिसे ये पूरा करता है? इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसका ये मूल आधार है कि पूरी सरकार मतलब एक यूनिट की तरह अपने हर काम के लिए विधायिका यानी विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब अगर एक विभाग ने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस मंत्री की नहीं बल्कि पूरी सरकार की मानी जाएगी। बिल्कुल। कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो मेरे डिपार्टमेंट का मामला था, मुझे क्या पता।
सरकार एक टीम की तरह काम करती है और अनुच्छेद 167 इसी टीम वर्क को मुमकिन बनाता है। ये पक्का करता है कि सरकार के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कटकर या अलग-अलग दिशाओं में काम न करें। अच्छा। और मुख्यमंत्री, क्योंकि वो जानकारी के केंद्र में हैं, वो ये देख पाते हैं कि क्या सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो रहा है या नहीं। तो मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीवर की नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटर की भी है, एक तरह से जो सबको जोड़कर रखे। हाँ बिल्कुल, और एक तरह से निगरानी रखने वाले की भी, क्योंकि सारी जानकारी उन तक आ रही है तो वो ये देख सकते हैं कि सरकार की नीतियां आपस में टकरा तो नहीं रही, या कोई मंत्री ऐसा फैसला तो नहीं ले रहा जो सरकार की ओवरऑल पॉलिसी के खिलाफ हो। ये सिस्टम एक तरह से सरकार के अंदर ही चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है? मतलब संविधान सभा में इस पर बात हुई थी? हाँ बिल्कुल, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रावधान पर काफी जोर दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उनका तर्क ये था कि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वो सरकार का चेहरा होता है ना, तो सामूहिक जिम्मेदारी को असलियत बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री को सरकार के हर जरूरी फैसले की पूरी जानकारी हो। बिना जानकारी के वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कैसे? सही बात है। इसीलिए जो कैबिनेट सिस्टम है उसे असरदार और जवाबदेह बनाने के लिए अनुच्छेद 167 को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नियम नहीं है, ये कैबिनेट सरकार के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ये तो हुई सिद्धांत और इतिहास की बात, पर आज के जमाने में जब चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, क्या ये अनुच्छेद आज भी उतना ही रेलेवेंट है या सिर्फ किताबों की बात रह गया है? क्या हम इसे वाकई में काम करते हुए देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज भी राज्य सरकारों के रोजमर्रा के कामकाज का एक एक्टिव और बहुत जरूरी हिस्सा है। ये लगातार इस्तेमाल होता है, भले ही हमें रोज इसकी खबर ना मिले। हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2024 के कुछ हालिया उदाहरण भी हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो। जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर विभाग से वीकली रिपोर्ट मिलती है। क्या इसे हम अनुच्छेद 167 के इस्तेमाल का एक उदाहरण मान सकते हैं? निश्चित रूप से ये अनुच्छेद 167 ख्वा का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जहां मुख्यमंत्री एक्टिवली प्रशासन की जानकारी ले रहे हैं ताकि उन्हें पूरी पिक्चर पता हो। इसी तरह महाराष्ट्र का उदाहरण था, जहां मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधार जैसे बड़े मुद्दे पर मंत्री परिषद से विचार करने को कहा। हाँ, ये अनुच्छेद 167 ग का इस्तेमाल हुआ, मतलब एक ऐसा विषय जिस पे शायद पहले सीमित चर्चा हुई हो, उसे व्यापक विचार विमर्श के लिए कैबिनेट के सामने लाना। और ये जानकारी सीएम तक पहुंचती कैसे आमतौर पर? क्या इसका कोई सेट तरीका होता है राज्यों में? हाँ, ज्यादातर राज्यों में एक सिस्टम होता है। विभागों के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज, वो अपने मंत्रालय से जुड़े जरूरी फैसलों, पॉलिसीज या प्रपोजल्स पर नोट्स या रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अक्सर राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के जरिए मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंचते हैं। फिर मुख्यमंत्री तय करते हैं कि किस मामले पर और जानकारी चाहिए या किसे कैबिनेट में डिस्कस करना है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जानकारी में केरला बाढ़ 2018 का जिक्र भी था, जी एक केस स्टडी की तरह। बिल्कुल। वो वाकया तो वाकई ये दिखाता है कि संकट के समय ये अनुच्छेद कितना काम आ सकता है। बिल्कुल, वो एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे अनुच्छेद 167 सिर्फ नॉर्मल दिनों में नहीं बल्कि आपदा, क्राइसिस के टाइम पर भी कितना क्रिटिकल हो सकता है। उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बाढ़ से हुए नुकसान और जो राहत कार्य चल रहे थे उसकी डिटेल जानकारी सभी संबंधित विभागों से मंगवाई। अच्छा, ये सीधे सीधे अनुच्छेद 167 ख का उपयोग था, संकट की घड़ी में बिल्कुल सटीक और लेटेस्ट जानकारी हासिल करना। और फिर उस जानकारी का क्या हुआ? उस जानकारी के बेस पर राहत और पुनर्वास के लिए एक पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। फिर मुख्यमंत्री ने इस ड्राफ्ट को पूरी मंत्री परिषद के सामने रखा विचार और मंजूरी के लिए। ये हुआ अनुच्छेद 167 ग का इस्तेमाल। नतीजा ये हुआ कि पूरी कैबिनेट ने मिलकर सिचुएशन को समझा और तेजी से फैसले लिए, जैसे कि वो 4000 करोड़ का बड़ा राहत पैकेज मंजूर करना। मतलब जानकारी आई, उस पे सबने मिलके सोचा और फिर एक्शन हुआ जल्दी से, जिससे सीधे जो लोग प्रभावित थे उन तक मदद पहुंची। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई संवैधानिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है, खासकर जब टाइम कम हो और जरूरत बड़ी हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये उदाहरण साबित करता है कि संवैधानिक प्रावधान सिर्फ कागज पर नहीं होते। जब उनका सही इरादे और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो असरदार और तेज गवर्नेंस दे सकते हैं, जो डेमोक्रेसी का असली मकसद है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है सोचने वाला। जब मुख्यमंत्री के पास इतनी जानकारी कंट्रोल करने की और कैबिनेट को दिशा देने की शक्ति होती है, तो क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? क्या ये विभागों की जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है,
उसमें जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी का रास्ता खोल सकता है? मतलब कहाँ पर कोऑर्डिनेशन खत्म होता है और कहाँ से हस्तक्षेप शुरू होता है? ये एक वाजिब चिंता है और ये सवाल अक्सर उठता भी है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को काफी शक्ति देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संविधान का इरादा ये नहीं था कि विभागों के रोजमर्रा के काम में बेवजह दखल दिया जाए। यहाँ बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। उद्देश्य है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल नहीं। क्या कोर्ट्स ने कभी इस बैलेंस पर कुछ कहा है, कोई गाइडलाइन दी है? हाँ, इस पर स्थिति साफ की गई है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक अवलोकन, एक ऑब्जर्वेशन का जिक्र है। कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 167 समन्वय के लिए है, अतिक्रमण के लिए नहीं। मतलब इसका इस्तेमाल सहयोग बढ़ाने, नीतियों में तालमेल लाने और सरकार को एक दिशा में चलाने के लिए होना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा हर छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले में दखल देने के लिए। तो ये बहुत महीन रेखा है। एक तरफ मुख्यमंत्री की निगरानी और सरकार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ मंत्रियों और विभागों को अपना काम फ्री होकर करने देने की जरूरत है, जब तक वो कलेक्टिव पॉलिसी के दायरे में है। बिल्कुल, ये शक्ति और जिम्मेदारी के बीच और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, और सफल शासन इसी संतुलन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 167 ये ढांचा तो देता है, पर इसका अमल नेताओं की समझदारी और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन पर टिका है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के लिए एक तरह का नर्व सेंटर या कंट्रोल रूम जैसा है। ये पक्का करता है कि जो सरकार की कमांड संभाल रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी हो, विभागों में तालमेल बना रहे, और सबसे जरूरी, सरकार एक टीम की तरह कलेक्टिवली काम करे और जवाबदेह बने। एकदम सही कहा आपने। यह अनुच्छेद सूचना, इंफॉर्मेशन की ताकत को दिखाता है। सही टाइम पर सही जानकारी मिलना ही बेहतर कोऑर्डिनेशन की पहली शर्त है, और बेहतर कोऑर्डिनेशन से ही असरदार सामरिक शासन होता है। और अंत में यही असरदार और जवाबदेह शासन है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह अनुच्छेद दिखाता है कि कैसे संविधान की एक लाइन जमीन पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आकार देती है और गवर्नेंस की क्वालिटी तय कर सकती है। तो ये थी हमारे अनुच्छेद 167 पर एक गहरी नज़र। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान राज्य स्तर पर सरकार के टॉप लीडरशिप के बीच जानकारी के फ्लो और सामूहिक जिम्मेदारी को पक्का करने के लिए एक साफ सिस्टम देता है। ये सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि अच्छे शासन की व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि संविधान बनाते वक्त कितनी बारीकी और दूरदर्शिता से सोचा गया था, ताकि शासन व्यवस्था ठीक से चल सके। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इतनी तेज रफ्तार दुनिया में, जहां डेटा रियल टाइम में मिलता है और ट्रांसपेरेंसी की मांग भी बढ़ रही है, क्या अनुच्छेद 167 से बना जानकारी के लेन देन का ये पारंपरिक तरीका काफी है, या भविष्य में टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा एनालिटिक्स जैसी चीजें इस प्रक्रिया को बदल सकती हैं, शायद इसे और असरदार बना दें, या शायद और कॉम्प्लेक्स? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।